हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन प्यारे बच्चों। सुप्रभात, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आपको पता है कि आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। 2 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, बेसिक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज रियल फील आएगा हमको मूल का। ठीक है, तो आज हम पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से हम उस पूरे थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद फिर बेटा आपको मैं एक डीपीपी दे दूंगा। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है, अच्छी बात नहीं होता तो अपन सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, चलो तो ये रहा स्क्रीन आपके सामने। ठीक है, होपफुली आपको स्क्रीन अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलो 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 जस्ट वेट, ये इसको मैं इंस्टॉल कर लूँ। स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि स्क्रीन छोटा आपके साथ शेयर हो रहा है। यस, हो रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो 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 तो सबसे पहले देखो, आज पेन सिलेक्ट कर लो बेटा। ठीक है, तो आज है बेटा हमारा मोल का, आज है बेटा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, बेसिकली मोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि मोल हम कैसे निकालते हैं। मोल एक हमको अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम पहला पॉइंट यही पढ़ेंगे कि मोल होता क्या है। ठीक है, मोल को हम परिभाषित कैसे करेंगे, यानी बोल लो एक मोल को हम परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या होता है बेटा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na कण उपस्थित हो, Na कण संख्या उपस्थित हो, उसे हम उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा परिभाषा है कि आपने क्या किया, आपके पास एक कंटेनर, एक डब्बा है, इसके अंदर क्या किया आपने, किसी भी पदार्थ का, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, अगर आपने क्या किया है प्यारे बच्चों, Na संख्या मतलब एवोगैड्रो संख्या के बराबर आपने क्या किया है, कण, Na संख्या कण, जिसकी मान कितनी होती है मैं आपको बता दूं। Na का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी पदार्थ का Na संख्या कण अगर आप क्या करते हो, इकट्ठा कर लेते हो, जमा कर लेते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का एक मोल हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उसको हम उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। ठीक है, बस यही होता है एक मोल क्या होता है। ठीक है, और दूसरा परिभाषा मैं आपको बता दूं, ये दूसरा परिभाषा जो है बच्चों, वो कार्बन 12 के संदर्भ में। ठीक है, कार्बन 12 जो कार्बन का समस्थानिक होता है ना, कार्बन 12 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, के संदर्भ में दूसरा परिभाषा जो है किसके संदर्भ में होगा प्यारे बच्चों, कार्बन 12 के संदर्भ में अगर हम इसको परिभाषित करें तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पर बच्चों। देखो किसी भी पदार्थ में यदि कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या क्या बोला मैंने बच्चों, किसी पदार्थ में यदि क्या हो जाए, 12 कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन का जो समस्थानिक कार्बन 12 है, उसके 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर
उस पदार्थ के, या उस पदार्थ में कर लो, उस पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर हो जाए। कणों की संख्या के समान हो, ठीक है, के समान हो, ठीक है। तो उसे हम उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं, उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको समझना बड़ा आसान, इसको भी बात वही है, घूम फिर कर वहीं पहुंच गए हो कि यदि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण उपस्थित है, ध्यान से सुनते चलना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण उपस्थित हैं, यदि उतना ही कण किसी पदार्थ में उपस्थित पाया जाए, एक समान हो जाए, तो उसे हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक मोल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है उसमें कितने कण उपस्थित होते हैं। तो देखो, ये आपको इस पर माथा पच्ची नहीं करनी, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ये डायरेक्टली प्रूवन रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसे ड्रॉपर बैच में इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उपस्थित कणों की संख्या 12 ग्राम में कितने होंगे कार्बन 12 के, वो होते हैं बच्चों सीधा होता है Na संख्या कण होते हैं। क्या होते हैं? Na संख्या कण होते हैं। और आपको भली भांति पता है Na को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, जिसका मान मैंने यहाँ भी लिख रखा है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये तो हो गया मोल का बेसिक डेफिनेशन। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने देखो लास्ट क्लास में क्या किया था, मोल को आपने भार में परिवर्तित करना सीखा था, बिल्कुल सीखा था, याद करो। बताया था ना 23A सोडियम का अगर आपसे पूछा जाए परमाणु भार तो 23A में लिखते हो। यदि ग्राम परमाणु भार पूछा जाए तो आप उसको 23 ग्राम बोलते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज मैंने बता रखा है। तो लास्ट क्लास में जो दूसरा लेक्चर था बेटा, लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने आपको क्या मोल और भार का संबंध सिखा रखा है। और अभी क्या है, मोल और कणों की संख्या का रिलेशन हमने देखा है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, उसमें कितने, दुनिया कोई पदार्थ आ जाए, अगर उसका एक मोल है तो उसमें कितने कण होंगे प्यारे बच्चों? Na होंगे, ठीक है। यानी 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होंगे, ठीक है। चलो, तो यानी कि अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ पे अलग अलग रिलेशन अगर मैं एलेबोरेट करूँ, लिखूं, ठीक है, अलग अलग संबंध, तो ठीक है। चलो, पहला देखो क्या होगा। पहला भार के अनुसार देखोगे तो क्या हो जाएगा, भार के अनुसार अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये किसी भी पदार्थ का एक मोल, ठीक है। अगर आप इसको भार के अनुसार लिखोगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है, तो क्या होगा बताओ? एक मोल, अभी आपने देखा ना, एक मोल में कितने कण होते हैं? Na। तो हम लिखेंगे Na संख्या कण के भार के बराबर। तो यदि किसी पदार्थ का आपके पास एक मोल है, ठीक है बच्चों, तो उसका भार कितना होगा? ठीक है, एक मोल का भार कितना होगा? तो हम बोलेंगे Na संख्या कण के भार के बराबर, ठीक है। और यहाँ जोड़ना तो जोड़ लो उस पदार्थ का, क्योंकि आपने अगर इधर लिया है पदार्थ A, इधर भी आपका क्या रहेगा? पदार्थ ही रहेगा। तो उस पदार्थ का यहाँ लिखना है तो लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। उस पदार्थ के Na संख्या कण के भार के बराबर, ठीक है। चलो, दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पदार्थ का एक मोल, ठीक है, किसी भी पदार्थ का एक मोल, तो अगर आपको परिभाषित किस में करना है बच्चों? किस में दर्शाना है आपको? अगर कणों की संख्या में दर्शाना है तो सीधा लिखेंगे। अभी ऊपर देखेंगे कि दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, तो कोई भी हो जाए, एक मोल में कितने कण होंगे बच्चों? Na संख्या कण के बराबर भी होंगे। तो क्या लिखेंगे? Na संख्या कण के बराबर, ठीक है। Na संख्या कण के बराबर। यहाँ जोड़ना है तो जोड़ लेंगे उस पदार्थ के, ठीक है। मैं फिर भूल गया, कोई नहीं, हमें लिख देता हूँ उस पदार्थ
उस पदार्थ के n संख्या कण के बराबर, उस पदार्थ के n संख्या कण के बराबर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पे बोला हूँ बच्चों n संख्या कण, मतलब एक मोल हो गया, और एक मोल का जो भार होता है, देखो एक परमाणु का जो भार होता है ना, ठीक है, एक परमाणु का जो भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु भार। पर यदि n कण की बात करें, ठीक है, n कण की बात करें, ठीक है, तो उस भार को हम क्या बोलते हैं, उसके कुल भार को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो मैंने आपको लास्ट क्लास से बता रखा है, क्या बोलते हैं उसको, ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। याद करो, ग्राम एटॉमिक मास बताया था। ठीक है, चलो, तो ये हो गया दो रिलेशन, एक हो गया आपका मोल का किसमें, ये भार में, ग्राम परमाणु भार के साथ, एक हो गया आपका मोल का, एक मोल का किसमें, तो ये हो गया आपका कणों की संख्या के संदर्भ में। ठीक है। तीसरा जो आपने नहीं पढ़ा है, जो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, कि आप किसी भी पदार्थ के एक मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल को आप आयतन में भी दर्शा सकते हो, पर एक शर्त है, एक शर्त है कि ये जो रिलेशन कंडीशन आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा बच्चों, गैसीय अवस्था में उपस्थित पदार्थों के लिए आएगा। तो किसी भी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, किसी भी, ठीक है, ये गैसीय अवस्था के लिए होगा ना, तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा किसी भी गैसीय पदार्थ, किसी भी गैसीय पदार्थ का एक मोल, किसी भी गैसीय पदार्थ का एक मोल। ठीक है, तो इसको आप आयतन में क्या करने जा रहे हो, प्रदर्शित करने जा रहे हो। तो अब आपका क्वेश्चन अगर ये होता है कि सर, जो आपने ऊपर भार के अनुसार क्या है, भार के संदर्भ में एक मोल को दर्शाया है, या कणों की संख्या के संदर्भ में एक मोल दर्शाया है, क्या ये सिर्फ गैस में है, ठोस में है, या द्रव में, बेटा ये हर जगह पर है। ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन जो है ना, हर जगह पर, ऑल स्टेट्स, सारी अवस्थाओं में होगा। ठीक है, पर ये जो है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था में होगा बच्चों, गैसियस फेज के लिए ही होगा, सिर्फ गैसीय अवस्था पदार्थ के लिए ही होगा। इसको अगर हम दर्शाएंगे आयतन में हम सिर्फ किसके लिए लिखेंगे बच्चों, गैसीय पदार्थ के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि उस पदार्थ के, या उस गैसीय पदार्थ के Na कणों की संख्या का एसटीपी पर आयतन। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान देना, Na कण जैसे आपने बोला प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मोल हो गया। सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर एक मोल हो गया, ये Na कण मतलब एक मोल। ठीक है, तो उस गैसीय पदार्थ के Na कण मतलब उस गैसीय पदार्थ का कितना मिल गया आपको, एक मोल, और उस एक मोल का एसटीपी पर घेरा गया कुल आयतन, उस गैसीय पदार्थ के द्वारा घेरा गया कुल आयतन। कब, जब उसे कितने कण हो, Na कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर। ठीक है, अब ये एसटीपी क्या होता है, तो एसटीपी होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसका मान क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज, इसको हम ओवरऑल इकट्ठे बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक मोल गैसीय पदार्थ का एक मोल एसटीपी पर कितना आयतन घेरता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोलर आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको मोलर आयतन बोलते हैं। मतलब कि किसी भी गैसीय पदार्थ के एक मोल द्वारा घेरा गया कुल आयतन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर आयतन बोलते हैं। और ये कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका मोल में मोल का आपका ये हो गया, बोल लो परिभाषा, या मोल को दर्शाए हो तीन अलग तरीके से। मोल को भार के संदर्भ में दर्शाए हो, मोल को आपने कणों की संख्या में भी दर्शाए हो, और मोल को आपने मोलर आयतन में भी दर्शाया है। यानी कि मोल को बोल लो कि आपने आयतन के संदर्भ में भी दर्शाया है। पर ये जो आपने आयतन दर्शाया है ना, आयतन के संदर्भ में, वो सिर्फ किसके लिए होगा, गैसीय अवस्थाओं पदार्थ के लिए होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक यहाँ पर। अब इसके आगे चलते हैं, हम क्या करने वाले हैं, जो आपने ये तीन भाग में क्या किया है, मोल को दर्शाया है तीन अलग अलग तरीके से, उसको अपन एक टेबुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ बच्चों, मोल लिखता हूँ, या एक मोल लिख लूँ। ठीक है, एक मोल लिख लूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका एक मोल। अब इस एक मोल को आप किस किस अलग अलग तरीकों से दर्शा सकते हो। ठीक है, तो आप इस एक मोल को किस किस तरीके से दर्शा सकते हो, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई।
तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि Na कणों की संख्या, ठीक है, अगर हम कणों की संख्या के अनुसार अगर हम परिभाषित करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कणों की संख्या, ठीक है। और कितने कणों की संख्या बच्चों, तो ध्यान देना Na कणों की संख्या, Na कणों की संख्या, नेविगेट्रो नंबर कणों की संख्या के बराबर, ठीक है। तो इसको अपन 3 भाग में बांट सकते हैं, कैसे कैसे भी। तो कणों की संख्या अगर हमको क्या करना है बच्चों, मोल को, यानी एक मोल को हमको क्या करना है, कणों की संख्या में क्या करना है, लिखना है, दर्शाना है, ठीक है। तो कितने कण अपन, चूंकि एक मोल बोल दिया यहाँ पर, एक मोल, तो अपन यहाँ पे कितना कण लेके चलेंगे, Na लेके चलेंगे, ठीक है। अब 3 भाग में कैसे कैसे, ठीक है। तो चलो, अब बोलोगे सर ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं बेटा क्योंकि हर बार आप कणों नहीं लिख सकते ना, कण नहीं लिख सकते ना, आपको दर्शाना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्या है, अणु है, परमाणु है, आयन है। तो 3 भाग में अपन इसको बांट रहे हैं, ठीक है। पहला है कोई एलिमेंट हो, तत्व हो, कोई भी क्या हो बच्चों, तत्व हो, ठीक है। तो तत्व है तो आपको तो पता ही है ना कि उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों कि 1 मोल, अब क्या हो जाए, किसी भी तत्व, अब ध्यान देना, किसी भी तत्व के 1 मोल में अगर मैं कणों की बात करूं तो क्या लिखेंगे, Na, कण को हटा के मैं क्या लिखूंगा, Na परमाणु लिख डालूंगा, Na परमाणु लिखूंगा, क्लियर है यहाँ तक। तो तत्व में क्या हो जाएगा, Na कण जो है क्या बन जाएगा बेटा, Na परमाणु बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि क्या होता है बच्चों, यौगिक हो जाता है, यौगिक हो जाता है, ठीक है, या कोई भी अणु, समांगी अणु हो या विषमांगी अणु हो, समांगी अणु हो जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, तो उसको तैसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, एज इट इज रहेगा, अणु के रूप में रहेगा, ठीक है। पर अगर मान लो कि विषमांगी अणु है, मतलब क्या हो जाएगा, किसका रूप ले लेगा बेटा, यौगिक का रूप ले लेगा। आपको पता है, हमने पढ़ रखा है, यौगिक में क्या हम लेके चलते हैं, अणु लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Na अणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na अणु हो जाएगा। मतलब दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, यहाँ पर मैं अगर लिखूं पदार्थ का 1 मोल, ठीक है, पदार्थ का 1 मोल, अगर मैं लिखूं पदार्थ का 1 मोल, उसको मैंने फिर बांटा है, कैसे, तो पदार्थ का 1 मोल में कितना, Na कण, ठीक है। अब उसको मैं बांटा हूं कि यदि पदार्थ क्या हो जाए, यदि पदार्थ क्या हो जाए बेटा, तत्व, तो हम क्या बोलेंगे, Na परमाणु। यदि पदार्थ क्या हो जाए बेटा, यौगिक हो जाए, तो क्या हम लिखेंगे, Na अणु लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट हम किस में आते हैं प्यारे बच्चों, हम आते हैं आयंस में आते हैं, ठीक है। आयन, कोई भी आयन, जैसे Cl-, Br-, F-, ठीक है, या Na+ हो गया, या नाइट्राइड आयन N3- हो गया, या नॉर्मल जो ऑक्साइड होता है O2- होता है, कोई भी आयन की बात कर लो, तो आयन में तो बेटा आयन ही रहेंगे। तो यदि मान लो पदार्थ जो है किस रूप में है, आयन के रूप में है, पदार्थ क्या है, आयन के रूप में है, ठीक है, आयन के रूप में है, तो उसके 1 मोल में Na कण होंगे, एक बात तो तय है। पर Na कण ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, Na आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, Na आयन बोलेंगे, क्लियर है यहाँ तक, Na आयन बोलेंगे, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हो बेटा, आप जो है जैसे जैसे पदार्थ बदल रहा है, कभी तत्व हो जा रहा है, कभी यौगिक हो जा रहा है, कभी आयन हो जा रहा है, वैसे वैसे आप कण को हटा करके परमाणु, अणु और आयन लिखते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, भार के अनुसार क्या करने जा रहे हैं, इसको परिभाषित करने जा रहे हैं, भार के अनुसार, ठीक है। तो भार कितना, तो Na कणों का भार, Na कणों संख्या का भार। तो देखो अब ध्यान देना, Na कणों का भार लेकर के चल रहे हैं, तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का भार, यानी बोल सकते हो Na कणों का भार, क्लियर है यहाँ तक। एक पदार्थ का 1 मोल है, मतलब कितने कण, Na कण, और भार में चूंकि परिभाषित करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, Na कणों का भार लिखेंगे। अब ध्यान देना, जैसे जैसे पदार्थ बदलेगा, ठीक है, कभी तत्व रूप में रहेगा, कभी यौगिक रूप में रहेगा, कभी आयन रूप में रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे क्या होगा, बोलने का तरीका ही बदल जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन कहाँ पर आते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन आ जाते हैं तत्वों में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन कहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, तत्वों में आ जाते हैं। तो अगर आपको पता है ना, यदि पदार्थ तत्व का रूप ले लिया, मतलब अपने को क्या देखना है, परमाणु देखना है, परमाणु की संख्या के अनुसार ही चलना है। तो किसी भी तत्व के 1 मोल के, यानी 1 मोल मतलब Na कण का भार हम क्या लिखते हैं बताओ तो, थोड़ा याद है, ग्राम परमाणु भार। 1 कण का भार लिखते हैं परमाणु भार, और Na कण का क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु भार हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं, और हम क्या बोलते थे इसको, याद करो, 1 ग्राम परमाणु, यही होता ना 1 मोल,
तो 1 ग्राम परमाणु का भार, 1 ग्राम परमाणु का भार ये तो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगर बेटा इसको अगर हम किस में लेकर चले, यौगिक के लिए लेकर के चले, तो यौगिक में क्या हो जाएगा बच्चों, तो अगर आप देखोगे तो 1 मोल यौगिक है, पदार्थ किस रूप में आ गया, यौगिक के रूप में आ गया। तो यदि 1 मोल यौगिक है मतलब Na कण यौगिक, यौगिक कितने हैं, Na कण हैं, तो उसके लिए हम भार को हम कैसे दर्शाते हैं, याद करो, ग्राम अणु भार। क्या लिखेंगे, ग्राम अणु भार लिखेंगे। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते थे, 1 ग्राम अणु का भार बोलते थे। ठीक है, चलो अब अगर आयन आ जाए तो क्या करेंगे, पदार्थ जो है वो किस रूप में हो बेटा, आयनिक रूप में हो, आयन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 ग्राम आयन का भार बोलेंगे। 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन यानी 1 मोल हो गया। ठीक है, 1 ग्राम आयन का भार, 1 ग्राम आयन का भार। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपने पदार्थ किसी पदार्थ का 1 मोल को आपने Na कण यानी कणों की संख्या और भार के अनुसार आपने तत्व यौगिक आयन तीनों के हिसाब से आपने वर्गीकृत कर लिया कि हम कब क्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो है वो आयतन वाला भाग है। ठीक है बच्चों, आयतन वाला भाग है। तो अगर मैं बोलता हूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर, ये जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा इसलिए इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकर के आइए, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, तो अगर मैं आयतन की बात करता हूँ, आयतन में अगर मैं लिखना चाहूँ किसको, तो किसी भी गैसीय पदार्थ का 1 मोल, तो पहली चीज की तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो मैंने लाइन खींचा है ना वो किसके लिए लागू होगा, केवल बहुत क्लियर होना चाहिए पॉइंट, केवल गैसीय, केवल जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, यस, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, केवल गैसीय पदार्थ, केवल गैसीय पदार्थ के लिए, केवल गैसीय पदार्थ के लिए। ठीक है, वैलिड किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा प्यारे बच्चों, ये गैसीय पदार्थ के लिए ही होगा। तो अगर आयतन के टर्म्स में आते हो बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, आयतन के टर्म्स में है ना, आयतन, तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि 1 मोल है, गैसीय पदार्थ का 1 मोल है, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा 1 मोल में कितना होता है, Na होता है ना, तो Na कणों का आयतन, क्या बोलेंगे, Na कणों का आयतन। ठीक है, यानी 1 मोल पदार्थ का, यानी क्या बोल सकते हो, 1 मोल मतलब Na कण बोल सकते हो। पर ये यहाँ पे एक चीज बहुत ही देखो स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको, कि ये जो आयतन हम मेजर कर रहे हैं कहाँ पर करते हैं, एसटीपी कंडीशन पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं बच्चों, एसटीपी कंडीशन पर करते हैं। तो Na कणों का आयतन कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर। ठीक है, एसटीपी क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ये ताप हो गया, ये दाब हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड तो आपको पता है स्टैंडर्ड होता है, ये ताप हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, दाब हो गया। स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। ठीक है, तो Na कणों का आयतन या Na कणों द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है, कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर। Na कण मतलब अपने आप 1 मोल कहला जाएगा वो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अगर मैं उसको बोलूं तो उसका एक नाम होता है, स्पेसिफाइड नाम होता है, वो होता है बच्चों आपका क्या, मोलर आयतन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मोलर आयतन होता है, मोलर आयतन होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, Vm से। उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, Vm होता है, Vm होता है मोलर आयतन। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 22.4 लीटर होता है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये सारी बातें मैं अभी आपके साथ करूंगा। ठीक है, मोलर आयतन 22.4 लीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 चैप्टर में। ठीक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर में ये काम आ जाएगा। मोलर आयतन Vm की मान 22.4 लीटर। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं एलेबोरेट करना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं मोलर आयतन को परिभाषित करूंगा। ठीक है, मोलर आयतन को परिभाषित करूंगा, फिर एसटीपी और एसएटीपी कंडीशन पर आऊंगा। ठीक है, तो मोलर आयतन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मोलर आयतन किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे किसी भी गैस के 1 मोल, किसी भी गैस के 1 मोल द्वारा एसटीपी पर घेरा गया कुल आयतन को हम मोलर
मोलर आयतन कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है इसका, सिंपल सा एकदम, कि कोई भी गैस हो, दुनिया का कोई भी गैस हो, ठीक है, उसके एक मोल द्वारा एसटीपी कंडीशन पर, एसटीपी कंडीशन पर घेरा गया कुल आयतन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मोलर आयतन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक मोल गैस के द्वारा एसटीपी पर घेरा गया कुल आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सबसे पहले बेटा कि एसटीपी कंडीशन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 22.4 आया कहाँ से। ठीक है, ये जो मान है ना ऊपर आपके 22.4 ये आया कहाँ से। ठीक है, चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखो, अगर मैं बात करूं एसटीपी कंडीशन की, एसटीपी, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी अब कई बार बता रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि मानक अवस्था में क्या होता है बच्चों, ताप और दाब। ठीक है, तो एसटीपी हो गया मानक अवस्था में ताप और दाब कंडीशन हो गया, ताप और ताप का शर्त हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज ध्यान देना यहाँ पर, पहली चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि दो चीजें आपको परिभाषित करनी है मानक अवस्था में, ताप और दाब। तो ताप जो होता है ना वो हम कितना लेके चलते हैं बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। अगर आपको पता हो, जो कि बहुत कॉमन सी बात है, मैं बताऊंगा भी नहीं ज्यादा, कि इसको अगर आप केल्विन में बदलना चाहो तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो 273.15 केल्विन लिखते हैं। पर अपन क्या करते हैं, कन्वीनियंट, आसानी, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 273 केल्विन लेकर के चल देते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, केल्विन में चेंज करते हुए आपको आना चाहिए। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर, 273 केल्विन के बराबर। एंड आप दाब कितना लेकर के चलोगे प्यारे बच्चों, आप दाब कितना लेकर चलोगे, 1 एटीएम लेकर के चलोगे। ठीक है, आप दाब कितना लेकर के चलोगे बच्चों, 1 एटीएम लेकर के चलोगे। यस, चलो ये थोड़ा हैंग करेगा तो कोई नहीं, 1 एटीएम लेकर के चलोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका एसटीपी कंडीशन। और यहाँ पर अगर आप मोलर आयतन मेजर करते हो, ठीक है, यहीं पर यही एसटीपी कंडीशन पर यदि आप 1 मोल गैस का, किसी भी दुनिया कोई भी गैस हो, अगर उसका आप क्या करोगे, उसके द्वारा घेरा गया कुल आयतन का मापन करते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करता हूं, इसी एसटीपी कंडीशन पर आप अगर दुनिया का कोई भी गैस से उसके 1 मोल द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी Na कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन का मापन करते हो, तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर आता है। अब ये कैसा है, मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो आप सबको पता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT होता है। ठीक है, PV = nRT होता है। अब देखो, अगर आप ये मोलर आयतन निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे, देखो सारे स्टैंडर्ड कंडीशन रखोगे, प्रेशर, दाब कितना, देखो तो एसटीपी पर कितना, 1 एटीएम है, तो मैं इसकी मान कितना रखूंगा, 1 एटीएम रखूंगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब घेरा गया आयतन उस गैस के द्वारा, 1 मोल गैस के द्वारा घेरा गया आयतन किस कंडीशन पर, एसटीपी पर। उसको हम चिन्हित कैसे करते हैं, वीएम से चिन्हित करते हैं। अच्छा, ये है एन, क्या होता है बच्चों, मोल की संख्या होती है, इसको हम कितना रखेंगे, 1 मोल रखेंगे। आर, अब ध्यान देना यहाँ पर, आर का मान कितना लेके चलोगे, आपको यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूँ, 1 मोल पूरा लिख लेता हूँ ना, तो बाद में कंफ्यूज करोगे। रुको, हाँ 1 मोल कितना लेके चलेंगे प्यारे बच्चों, इसको 1 मोल लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो आर का मान कितना लेके चलेंगे, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेकर के चलेंगे, या एटीएम में, बार में, किस में लेके चलेंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अपनी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एटीएम में रखा है दाब का मान, तो यहाँ पे आपको किस में रखना पड़ेगा, एटीएम में। 0.08 ये मान आपको याद होना चाहिए, आगे भी आप मिलेगा, थर्मो इक्विलिब्रियम इसमें मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इकाई हो गया। ताप, ताप कितना, तो देख लो आपने कितना लिख रखा है, 273 केल्विन, केल्विन में ही पुट करते हैं, सबको पता होगा, ये बच्चों वाली बात है, 273 केल्विन। अब पुट करो यहाँ से, वॉल्यूम निकालो, Vm = क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nRT/P हो जाएगा। आप सारे मान को रखो, मोल की संख्या किसी भी गैस का, दुनिया कोई भी गैस हो, चाहे वो CO2 हो, SO2 हो, CO हो, CH4 हो, N2 हो, O2 हो, फर्क नहीं पड़ता। गैस के नेचर, गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा ये मोलर आयतन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको गैस की प्रकृति में आपको क्या चाहिए, गैस के मोल की संख्या चाहिए। अब गैस की मोल की संख्या क्या है यार, 1 मोल है, कोई भी गैस 1 मोल है, तो ये सिर्फ मोल पे निर्भर कर रहा है, तो मोल तो सबका एक ही है ना, यहाँ पे तो जो परिभाषित किया उसमें मोल सबका एक ही रहेगा। ठीक है, नेचर प्रकृति पे डिपेंड ही नहीं किया। ठीक है, तो सबके लिए दुनिया कोई भी गैस हो उसका मोलर आयतन कितना बेटा, 22.4 लीटर। ठीक है, कहाँ पर, तो मोलर आयतन है 1 मोल के द्वारा घेरा गया आयतन, कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर। ठीक है, चलो 1 इंटू यहाँ पर क्या पुट करोगे, 0.0821 इंटू कितना, 273 पुट करोगे, अपॉन नीचे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 1 लिखोगे।
है ना, प्रेशर आपने 1 लिया है ना, तो आप इसको सॉल्व करना, आपने इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर आ ही जाएगा, हर हाल में आएगा, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई एक बात। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर अगर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन ही दिया है, 273 केल्विन ही दिया है, पर उसने खुल करके क्या बोल दिया बेटा, एक बार बोल दिया है, दाब को उसने बार में दिखा दिया, एक बार बोल दिया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन है बच्चों, मोलर आयतन कितना हम लेके चलेंगे, ऐसे कंडीशन में मोलर आयतन लेके चलते हैं बच्चों 22.7 लीटर लेकर के चलते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, मैं चेक कर लूँ, बैटरी लेवल चेक कर लूँ, ये काफी चार्ज हो चुका है, मैं चार्जर निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके चलो, 22.7 लीटर, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आते हैं, एक होता है बेटा कंडीशन, एसएटीपी कंडीशन होता है, एसएटीपी कंडीशन होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड एम्बिएंट, क्या बोलते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोलते हैं, मतलब मानक अवस्था में वातावरण का, मानक अवस्था वातावरण का ताप एवं दाब, ठीक है। जो आपके वातावरण, जो कि हम कितना लेके चलते हैं बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के चलते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कंडीशन को अगर हम परिभाषित करें तो अब आप बोलोगे सर इतने सारे कंडीशन है, हम कौन सा मान याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन सा मान लेके चलना है हमेशा, ठीक है। तो ये होता है बच्चा टेम्परेचर, ताप कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी इसको हम कितना बोल लेंगे केल्विन में, 298 केल्विन बोल लेंगे, और दाब कितना बोल लेंगे प्यारे बच्चों, एक एटीएम ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो मोलर आयतन निकल करके आता है वो आता है बच्चों 24.4 लीटर आता है, 24.4 लीटर आता है, ठीक है। ठीक, पर कभी कभार ऐसा होगा कि टेम्परेचर जो है बच्चों वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 298 केल्विन बोल लो, और दाब जो है क्या हो जाए बच्चों, एक बार हो गया है, दाब क्या है, बार में एक बार दिया है, तो मोलर आयतन जो है उस समय पर कितना हो जाता है, यानी एक मोल गैस के द्वारा घेरा कुल आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम कितना लेकर के चलोगे, तो वॉल्यूम उस समय लेकर के चलोगे बच्चों 24.7 लीटर, ठीक है। अब देखो ये मान कई सारे, 22.4 लीटर है, 22.7 लीटर है, 24.4 लीटर है, 24.7 लीटर है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, कौन से मान को लेके चलोगे, तो ध्यान देना, ऐसे कंडीशन में हम हमेशा देखो, जब भी क्वेश्चन आए ना और मोलर आयतन की बात की जाए तो आपको एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए कि हमको एसटीपी कंडीशन लेकर चलना, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ मोलर आयतन बोला, कुछ भी नहीं दिया, कोई परिभाषित नहीं किया कि हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ मोलर आयतन की बात किया है, तो हमेशा हम किसको लेके चलेंगे, एसटीपी कंडीशन, और मान क्या लेके चलेंगे, 22.4 लीटर। ये एकदम लिख लो, गांठ बांध लो इस बात की कि हम हमेशा क्या लेके चलेंगे प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर ही लेकर के चलेंगे, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पॉइंट इधर बताया हूँ, ठीक है। बाकी इनकी जरूरत और इनकी जरूरत न के बराबर आपको पढ़ने वाली है, कभी मतलब ऐसा होगा कि आपको खुल करके बोल देनी हमको इस कंडीशन पे चाहिए या हमको इस कंडीशन पे चाहिए, आयतन गैस के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, एक मोल गैस के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, या इस कंडीशन पे चाहिए, तो हम ये मान यूज करेंगे, पर जनरली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ मोलर आयतन बोलेगा और आपको कंडीशन क्या लेके चलना है, बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या लेके चलना है, ये वाला एसटीपी कंडीशन, यानी 273 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब। तो मोलर आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, 22.4, बस आपको ये लेकर के चलना है, आपको अपनी तरफ से ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कंसेप्ट, ठीक है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, किसके लिए परिभाषित है, तो पहले तो मैं इसका आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ बच्चों, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखो, एक समान ताप एवं दाब, एक समान ताप एवं दाब के अंतर्गत, ठीक है,
अंतर्गत यहाँ आएगा ना, अंतर्गत जैसा भी है, ठीक है, थोड़ा देख लेना अगर मैंने गलत लिखा है तो। 1 मिनट रुको। अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत एक समान ताप एवं दाब के अंतर्गत बराबर आयतन वाले गैस, बराबर आयतन वाले विभिन्न गैस, बराबर आयतन वाले विभिन्न गैस में गैस के अणुओं की संख्या भी बराबर होता है। गैस के अणुओं की संख्या भी बराबर पाया जाता है या बराबर होता है। जैसे आपको वाक्य बनाना हो बना लो, ठीक है। चलो, तो क्या बोलता है कि हमने क्या किया है, एक समान क्या किया है, यानी कि इक्वल टेम्परेचर, यानी कि अंडर द इक्वल, या बोल सकते हो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक समान ताप एवं दाब के अंतर्गत हमने क्या किया है बच्चों, एक बराबर आयतन लिया है, ठीक है। विभिन्न गैसों के एक समान आयतन लिया है, तो उन विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, यदि अणु की संख्या बराबर हो जाए, अणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या बोल लो कि जो अनुपात अणुओं की संख्या का होगा वही अनुपात या वही संख्या किसका हो जाता है बेटा, मोल का। तो लिखेंगे मोल की संख्या भी बराबर पाया जाता है, मोल की संख्या भी बराबर होता है, मोल की संख्या भी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर। ये कैसे होता है मैं आपको भी नीचे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले इस स्टेटमेंट को समझे। मान लो हमारे पास 2 डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, ठीक है, जिसमें गैस G1 है, ये डब्बा है जिसमें गैस क्या है बेटा, गैस G2 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, देख लो यहाँ पर विभिन्न गैस, मैंने क्या बोला था, विभिन्न गैस। तो एक डब्बे में गैस G1 है, एक डब्बे में गैस क्या है बेटा, G2 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एक में G1 एक में G2। अच्छा, जितना ताप यहाँ पर है, क्योंकि क्या बोला, एक समान ताप एवं दाब बोला है, तो जितना ताप T केल्विन यहाँ रखे हो उतना ही ताप इस गैस के लिए भी T केल्विन। दूसरी चीज, जितना दाब यहाँ पर है PATM हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, इसका भी दाब हमने कितना रखा है बच्चों, PATM ही रखा है। तो हो गया ना एक समान ताप, सॉरी कट गया वो, 1 मिनट रुको, ये कैसे कट गया, अरे यार, चलो हाँ, तो ये हो गया ना एक समान ताप एवं दाब। तो ये हो गया ना, देखो ताप और दाब है T केल्विन PATM, दूसरे गैस के लिए भी उतना ही है, वही कंडीशन है, वही शर्तें हैं, T केल्विन ताप और PATM दाब है। गैस अलग अलग है, G1 गैस और ये G2 गैस, ठीक। मान लेते हैं कि इसका आयतन कितना है बच्चों, इस गैस के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, V1 ml है, और इस गैस के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है बेटा, V2 ml, V1 ml है और V2 ml है। अब कंडीशन पे आ जाओ, कंडीशन क्या है, एक समान ताप दाब, तो हो गया ना, जितना यहाँ ताप दाब उतना यहाँ ताप और दाब। बोलता है यदि बराबर आयतन, ठीक है। तो देखो इसका आयतन हमने बोला V1 ml, इसका बोला है V2 ml, विभिन्न गैस है, G1 गैस G2 गैस अलग अलग हो गया। बराबर आयतन बोला तो मैं यहाँ से शर्त लिखूंगा, इफ क्या हो जाए, V1 बिकम्स इक्वल टू V2, अगर क्या हो जाए, ये V1 आयतन और V2 आयतन जो आपने अलग अलग डब्बों में लिया है वो आपने बराबर कर दिया, V1 इक्वल्स टू V2, तो क्या हो जाएगा, इफ V1 बिकम्स इक्वल टू V2, देन पता करो, देखो इस स्टेप में क्या, अणुओं की संख्या भी बराबर हो जाएगी। देन जितने अणु कहां पर होंगे बच्चों, गैस G1 के होंगे, उतना ही कहां पर पाए जाएंगे बच्चों, गैस G2 के होंगे। जितने अणु गैस G1 के होंगे उतने ही अणु किसमें आ जाएंगे, गैस G2 में भी पाए जाएंगे। या बोल लो, अभी जस्ट आपको मैंने बताया है कि यदि अणु की संख्या बराबर हो जाए तो मोल की संख्या भी क्या होती है, उतना ही होता है। या मैं बोलूं कि अणुओं का जो अनुपात होता है, ठीक है, वही किसका अनुपात होगा बेटा, मोल का अनुपात होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं लिख सकता हूँ कि जितना मोल गैस G1 का होगा उतना ही मोल गैस G2 का भी होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, देखो आयतन बराबर हुआ कब, तो विभिन्न गैस का एक समान ताप एवं दाब पर, तो अणु क्या हो जाएगा अपना बराबर, और इसके बाद इसके चक्कर में मोल भी क्या हो जाएगा बराबर। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, क्या भार भी बराबर हो जाएगा, क्या यहाँ पे मैं लिखूं भार, गैस G1 का भार गैस G2 के भार के बराबर हो जाएगा, आंसर इज नो बेटा, भार बराबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दूं कि भार
किसका? गैस G1 का कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? G2 गैस के भार के बराबर। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको अभी उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा, ये मैं आपको उदाहरण के थ्रू अलग से समझाऊंगा। तो इसको बेटर है कि आप इसको बॉक्स में बना करके लिख लो, ठीक है? बॉक्स में लिख लो इस चीज को। आयतन बराबर हुआ है विभिन्न गैसों का एक समान ताप एवं दाब पर यदि आयतन एक समान है, बराबर है, तो उनके अंदर अणु की संख्या, उनके अंदर पाए जाने वाली अणु की संख्या भी क्या हो जाएगी? बराबर, और उनके मोलों की संख्या भी क्या हो जाएगी? बराबर, और उनका भार कभी भी बराबर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया। अब मैं आपको क्या करूंगा बेटा, उदाहरण के थ्रू, ठीक है, क्या करने जा रहा हूँ? उदाहरण के थ्रू आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है? चलो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि मैंने ये चीज ये क्यों बोला है भार बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखूं, पहला उदाहरण अगर मैं लिखूं, ठीक है, एक सिंपल छोटे उदाहरण से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 1 मोल, या ऐसे लिख लूँ, सोडियम लिख लेता हूँ, मतलब तत्व पहले लिख लूँ। ठीक है, अगर मैं लिखूं सोडियम के 1 मोल, क्या लिखा है मैंने बेटा? सोडियम के 1 मोल। क्या आप बता सकते हो इसमें कितने तत्व है? देखो ये क्या तत्व है ना, जिसमें हम बात किसी करेंगे, परमाणु की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सोडियम के Na परमाणु उपस्थित होंगे। क्लियर है यहाँ तक? सोडियम के 1 मोल में सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो Na परमाणु होंगे। 1 मोल है तो Na परमाणु होगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ये एक्सप्रेस करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, आपकी एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर इसका भार लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? सोडियम का, चूंकि 1 मोल है ना, 1 मोल है ना, तो हम क्या करेंगे? ग्राम परमाणु भार का इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम का ग्राम परमाणु, सोडियम का ग्राम परमाणु भार। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर इसको आप डाटा के हिसाब से लिखना चाहो तो आप फटाफट लिख सकते हो कि सोडियम के 1 मोल जो होते हैं उसमें कितने परमाणु होंगे बच्चों? 6 सोडियम में कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रो संख्या कितना होता है पता है ना आपको? 6 पॉइंट कितना होता है? तो सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, 23 परमाणु हो जाएंगे, इक्वल्स टू सोडियम का ग्राम परमाणु भार कितना होता है? तो सिंपल, सोडियम का 23 ग्राम, सोडियम में कितना बेटा? 23 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान देना, ये क्या था आपका? ये तत्व था, इसलिए हमने क्या किया बेटा? परमाणु का इस्तेमाल किया, परमाणु शब्द का। ठीक है, कणों की जगह पर क्या यूज किया है? परमाणु का इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान देना, क्या ये गैसीय अवस्था में है? क्या ये गैसीय अवस्था में है? नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पर मोलर आयतन यूज नहीं किया है। क्लियर है? हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ परमाणु शब्द यूज किया है, यानी कणों की संख्या मतलब सिर्फ परमाणु की संख्या ज्ञात किया है, और ग्राम परमाणु भार के संदर्भ में हमने क्या किया? संबंध लिखा है किसका? 1 मोल सोडियम के लिए। यहाँ पर हम मोलर आयतन लेकर के नहीं चले हैं। क्यों नहीं लेकर के चले हैं? क्योंकि बेटा ये गैसीय अवस्था में नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं गैस वाला भी लेकर के चलता हूँ, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अगला ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो O2 गैस, ये समांगी अणु है। ठीक है, तो O2 के 1 मोल की अगर मैं बात करूं, O2 के 1 मोल की बात करूं, तो देखो इसमें कितने, अब पहली चीज की O2 जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एक समांगी, क्या हो जाएगा? समांगी अणु है। ये समांगी अणु है, तो इसमें हम बात किसकी करेंगे बेटा? अणुओं की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेटा ऑक्सीजन के Na अणु। मैंने पहले बोला, दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, चाहे वो तत्व के रूप में सोडियम आ जाए, चाहे वो समांगी अणु के रूप में ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन, दुनिया कोई भी आ जाए, उसमें Na पदार्थ ही होते हैं। वो अलग बात है कि तत्व है यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा? परमाणु लिखा। ये अणु समांगी अणु है, तो हमने क्या लिखा? Na अणु लिखा। ठीक है, बराबर। आगे क्या लिखेंगे? तो अगर भार की बात करूं तो क्या लिखूंगा? O2 का ग्राम अणु भार, O2 का ग्राम अणु भार। अब ध्यान देना कि ये देखो, मजे की बात सुनो कि ये कौन से अवस्था में है बच्चों? ये गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में है, तो चूंकि गैसीय अवस्था में है तो इस बार हम मोलर आयतन हम बिल्कुल दर्शा सकेंगे। तो मैं और क्या लिखूंगा बच्चों? यहाँ पे मैं मोलर आयतन भी लिखूंगा, यानी कि O2, या ऐसा लिख लूं STP पर,
एसटीपी पर O2 का मोलर आयतन, या O2 गैस द्वारा O2 का मोलर आयतन, हाँ ठीक है ना, लिख लो ऐसा, मोलर आयतन, ठीक है। मोलर आयतन एसटीपी पर ही होता है, एसटीपी पर ही होता है, ठीक है। तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी, एसटीपी आपने लिख दिया, ठीक है। तो मोलर आयतन जो है ना परिभाषित कहाँ पर होता है बेटा, एसटीपी पर ही होता है, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा एसटीपी पर O2 द्वारा, एसटीपी पर O2 द्वारा, सीधा सीधा मैं ऐसे लिख लूँ, ये ना लिख करके लिख लूँ, एसटीपी पर O2 द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन, क्लियर यहाँ तक। अगर आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, O2 का एक मोल, O2 के एक मोल, कितने अणु हैं बेटा ये, Na अणु, मतलब कितना, O2 के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है ये, ठीक है, इक्वल्स टू O2 का ग्राम अणु भार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, लिखूं तो मैं, सबको पता है ना, O2 का 32 ग्राम, 16 होता है, इक्वल्स टू एसटीपी पर O2 का घेरा गया आयतन कितना होगा, ठीक है। तो बच्चा एक मोल कोई भी गैस हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ, दुनिया का कोई भी गैस आ जाए, अगर उसका एक मोल है तो उसका आयतन कितना बेटा, 22.4 लीटर ऑफ O2, ठीक है, कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर, यही होता है मोलर आयतन, ठीक है बच्चों। चलो तो ये भी क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर देखो मोल को हमने अणु में भी दर्शाया है, हमने भार में ग्राम में भी दर्शाया है, और हमने आयतन में भी दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या था देखो, तो मोल को हमने परमाणु और भार ग्राम तक ही दर्शाया है, आयतन में क्यों नहीं है, क्योंकि गैसीय अवस्था में नहीं है ना, ये गैसीय अवस्था में नहीं था ना, इसलिए गैसीय अवस्था है तो आप मोलर आयतन में दर्शाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं, ठीक है, एक और छोटा सा उदाहरण लेकर के चलते हैं बच्चों। अब हम लेकर के चलते हैं कोई भी एक बिस्मांगी अणु को लेकर के चलते हैं, बिस्मांगी अणु को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, बिस्मांगी अणु को लेकर चलते हैं मतलब उसको हम यौगिक बोल देते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेके चलता हूँ, मीथेन का लेके चलता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ये CH4 जो है, मीथेन जो है, ये क्या होता है बच्चों आपका, बिस्मांगी अणु होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिस्मांगी, क्या हो जाएगा बच्चों, ये पहले डिसाइड कर लो ना सारी बातें, ये हो गया आपका बिस्मांगी अणु हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, यौगिक रूप बोल लेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट ये समझना कि ये जो CH4 मीथेन है, ये भी क्या होता है बच्चों, गैस होता है, ठीक है, ये भी गैस होता है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में अगर ये है, कोई भी पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है तो हम उसका मोलर आयतन जरूर परिभाषित करेंगे, ठीक है, दिमाग में बैठा लो इन बातों को, हम उसको मोलर आयतन जरूर परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो CH4 के एक मोल, CH4 के एक मोल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक मोल में कितने अणु होंगे, यौगिक है ना ये, तो फिर ये अणु की बात करेंगे, तो CH4 के Na अणु, CH4 के Na अणु, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं भार की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो फिर से वही है, यौगिक है तो अपन ग्राम अणु भार की बात करेंगे, तो CH4 के ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार बराबर, अगर देखो गैसीय अवस्था है तो मोलर आयतन अपन लेके ही चलेंगे। एक मिनट चेक कर लूं बैटरी, रुक जाओ एक मिनट, लेट मी चेक द बैटरी, जस्ट वेट, अभी तो है, ठीक है। तो CH4 के ग्राम अणु भार। अब आते हैं आयतन में, आयतन में आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, एसटीपी पर CH4 के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है आंसर। तो फटाफट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, CH4 का एक मोल, कितने अणु हो जाएंगे बच्चों, Na मतलब कितना होता है बताओ, Na मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु किसके होंगे बताओ, मीथेन है तो मीथेन के होंगे ना, CH4 के, बराबर कितना, तो मीथेन का भार पता है ना कितना होता है, 16 ग्राम, किसके, मीथेन के ही होंगे, CH4 के 16 ग्राम। अच्छा, अब मैंने बोला था दुनिया कोई भी गैस हो बेटा, अगर वो एक मोल है तो एसटीपी कंडीशन पर उसके द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है बेटा, वो होता है 22.4 लीटर ऑफ मीथेन, CH4 पर। एक बात का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है एसटीपी लिखना, क्योंकि एसटीपी पर ही ये वाला मान आता है, एकदम ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं अब आते हैं इस पॉइंट पर जो मैंने आपको याद करो अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था, ये वाला पॉइंट समझना कि विभिन्न गैस के लिए एक समान ताप एवं दाब पर यदि विभिन्न गैस के आयतन बराबर हो जाएं तो अणु भी बराबर हो जाता है, मूल्य बराबर होता है, भार बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसको अपन अभी कुछ उदाहरण से भी समझने वाले हैं। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं आगे की तरफ, फिर इसको अपन उदाहरण से समझने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेके चलता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूं। एक मोल, क्या लेके चल रहा हूं बच्चों, एक मोल सोडियम ले लेता हूं। बताओ एक मोल सोडियम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों, कितने परमाणु हो जाएंगे? तो सोडियम के हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। किसके? सोडियम के। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसका भार कितना हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ो यार, 23 ग्राम। किसके? सोडियम के। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब अगर मैं पैरेलली लेकर के चलता हूं कैल्शियम, एक मोल कैल्शियम लेकर के चलता हूं, ठीक है, तो अगर मैं एक मोल कैल्शियम लेकर के चलता हूं तो इसमें कितने परमाणु होंगे? तो ये चीज तो क्लियर है ना, दुनिया का कोई पदार्थ आ जाए, चाहे वो तत्व रूप में हो, चाहे वो यौगिक रूप में हो, चाहे वो बेटा आयन के रूप में हो, होना तो इसमें Na कण है। बस ये चूंकि तत्व है तो कण की जगह पर हम क्या लिखेंगे? परमाणु लिखते चलेंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, 23 परमाणु पर किसके? देखो यहाँ पे कैल्शियम है, तो भाई इधर कैल्शियम है, इधर भी तो कैल्शियम ही होगा ना। कैल्शियम है तो कैल्शियम के परमाणु होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हाथी में घोड़े का गुण पाया जाएगा, घोड़े में गधे का गुण पाया जाएगा, ऐसा नहीं है ना भाई। हाथी है तो हाथी के ही गुण पाए जाएंगे, ठीक है, गधा है तो गधे के ही गुण पाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर इधर कैल्शियम है, कैल्शियम का एक मोल है, तो यहाँ पर किसके परमाणु होंगे? कैल्शियम के ही होंगे। अच्छा, इसका बेटा परमाणु भार कितना होता है? ग्राम परमाणु भार, तो 40 ग्राम होंगे किसके? कैल्शियम के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मैं जो बातें भी आपको बता रहा हूँ उदाहरण के थ्रू, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो मोल क्या है, एक समान, एक मोल और एक मोल। इधर मत देखना, ये सोडियम ये कैल्शियम ये अलग अलग है। देखो मोल, ये एक मोल एक मोल, ये क्या हो गया बेटा आपका? सेम, एक समान हो गया, ठीक है। तो यदि मोल एक समान है तो यहाँ देखना कि परमाणु की संख्या भी क्या है, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे देखना कि परमाणु की संख्या भी क्या है प्यारे बच्चों। एक मिनट चार्जिंग में लगा लूंगा बेटा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यस, हो गया ये स्टार्ट। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, रुको। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी क्या हो रहा है बेटा आपका? सेम हो रहा है। परमाणु भी क्या हो रहा है? सेम। मतलब अगर मोल की संख्या बराबर हो गया तो परमाणु का संख्या अपने आप क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। पर एक बात का ध्यान रखना, क्या ये भार बराबर है? क्या मोल बराबर हो जाने से क्या भार बराबर हो गया? नहीं हुआ ना। आंखें फाड़ के देखो, ये 23 ग्राम है, ठीक है, और ये 40 ग्राम है, तो ये तो हो गया बेटा डिफरेंट। इतनी बात तो पता है ना, थोड़ी इंग्लिश तो आती है ना, डिफरेंट मतलब अलग हो गया। तो इस बात को समझो कि यहाँ पे हमने मोल तो सेम लिया, एक मोल और एक मोल, अलग अलग विभिन्न विभिन्न तत्व के हमने मोल तो एक समान लिया है, तो परमाणु एक समान है, ठीक है। तो मोल एक समान, परमाणु एक समान हो गया, ठीक। पर तत्व अलग अलग है, चूंकि ये अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग है ये, तो तत्व के अलग होने से भार क्या हो रहा है यहाँ पे? फिलहाल तो ये आपका ग्राम परमाणु भार है, वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये बात क्लियर है कि यदि मोल सेम है तो परमाणु भी क्या हो रहा है? सेम सेम। देखो ये सेम, ये भी सेम, ठीक है। अब ये देखो मैं यहां से इसको अगर मार्क करूं तो जैसे ही आपका तत्व अलग अलग है तो आपका यहाँ पे फिलहाल ग्राम परमाणु भार भी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी कि यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? कोई बता सकता है कि यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि मोल, यदि ऐसे लिख लो किसी भी पदार्थ का, ठीक है, कोई पदार्थ दुनिया का, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ का यदि मोल एक समान है, मोल राइटिंग यार, चलो, यदि मोल की संख्या, मोल जस्ट वेट, यस, मोल की संख्या एक समान हो, एक समान हो तो परमाणु की संख्या भी
संख्या भी एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। एक बात पे क्लियर हो, एक पॉइंट क्लियर है, ये चेक करो ना, यहाँ से और यहाँ से क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु मोल समान होने से, जो कि यहाँ लिखा मैंने, मोल की संख्या समान होने से, ठीक है, परंतु भार, ऐसा लिख लो, भार या ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार, यहाँ परमाणु इसलिए बोलो क्योंकि ये आपका तत्व है, ठीक है, ग्राम परमाणु भार एक समान नहीं होगा, एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर, मैंने थोड़ा मैं ऊपर करके आपको अगर दोबारा दिखाना चाहूँ तो जो मैंने यहाँ बोला था ना कि भार बराबर नहीं होगा, देख लो यहाँ पर मोल बराबर था पर भार बराबर नहीं है, मोल यहाँ देखो बराबर था पर यहाँ भार बराबर नहीं है, क्यों लिखा था, अब बातें आपको चाहे समझ में आ रही है, जब मैंने उदाहरण आपको दिखाया है तो उदाहरण लिखा है तो शायद आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि मोल तो बराबर है पर चूंकि तत्व तो अलग अलग है तो यहाँ पर भार अलग अलग होगा, ठीक है। वहां पे तो गैस अलग अलग था ना बेटा, देखो आयतन एक समान था ना, पर गैस तो जीवन जीवल अलग था, तो वहां पे भी यही बात हुई थी, हमने उदाहरण से समझ लिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अब ये तो गया हमने तत्व के लिए लिखा, अब मैं अगर आपको एक यौगिक के लिए बात करूं और साथ में यौगिक के साथ हम गैसीय अवस्था को लेकर चलते हैं, जिससे दोनों बातें एक साथ क्लियर हो जाए, यौगिक भी आ जाएगा और गैसीय अवस्था में होगा, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों काम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अगर हम लेके चलते बेटा इस बार एक मोल किसका लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों, CO2 का लेके चलते हैं, एक मोल CO2 गैस लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो एक मोल CO2 गैस, देखो ये विषमांगी अणु है तो हम इसको सीधा बोल देंगे यौगिक बोल देंगे, तो इसमें कितने अणु होंगे ये बताओ, 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएंगे, किसके, CO2 के ही तो होंगे, CO2 का मोल है तो CO2 के ही तो अणु पाए जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू ग्राम अणुभार की बात करेंगे यहाँ पर, तो बेटा ग्राम अणुभार कितना सबको पता है ना, 44 ग्राम, किसके, CO2 के। अच्छा चूंकि ये गैसीय अवस्था में, ध्यान देना गैसीय अवस्था में है तो इसका हम मोलर आयतन भी परिभाषित करेंगे, तो एक मोल CO2 के द्वारा घेरा गया कुल आयतन एसटीपी कंडीशन पर, क्या बोला था, दुनिया कोई भी गैस आ जाए, जब वो एक मोल रहेगा और एसटीपी कंडीशन रहेगा तो गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, हमेशा हम क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर ही आयतन लिखेंगे, मोलर आयतन जो हम लेके चलेंगे, 22.4 लीटर किसके, CO2 के, कहां पर, एसटीपी पर, कहां पर, एसटीपी पर। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अब अगर मैं यहां पर लिखूं एक मोल O2 के लिए, मैं अगर लिखना चाहूं, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूँ बेटा, एक मोल O2 के लिए लिखना चाहूँ, तो एक मोल O2 में फिर से वही देख लो, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका समांगी अणु हो जाएगा, विषमांगी अणु था, यौगिक बोल दिया, एक समांगी अणु है, उसी रूप में लिखेंगे, कोई नया नाम अलग से नहीं देंगे इसको, ठीक है। तो ये इसमें कितने अणु होंगे बेटा, 6.022 × 23 अणु, × 23 अणु, किसके प्यारे बच्चों, सॉरी हाँ ठीक है ना, काम बन जाएगा O2 के इक्वल्स टू O2 का आपको पता है ना ग्राम अणुभार कितना होता है, 32 ग्राम, तो लिखेंगे 32 ग्राम O2 के बराबर कितना आयतन लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ना, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, कोई भी गैस दुनिया का एक मोल है, एसटीपी कंडीशन है, क्लियर कट, 22.4 लीटर, कोई भी गैस हो फर्क नहीं पड़ता, O2 के एसटीपी पर, O2 के एसटीपी पर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोल वोल निकालना सीखेंगे, ठीक है, सूत्र देखेंगे, तरीका देखेंगे। चलो तो अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मोल तो एक समान हो गया, देख लो, एक मोल CO2 का, एक मोल O2 का, तो ये तो आपका सेम हो गया, ठीक है। गैस अलग अलग है पर मोल की संख्या देख लो एक समान है, जब मोल की संख्या एक समान है, भले गैस अलग अलग है फर्क नहीं पड़ता, तो क्या क्या सेम आ रहा है, देखो तो अणु की संख्या सेम हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, एक समान हो जा रहा है, सेम। और आप चेक करो आयतन भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, सेम हो रहा है, आयतन भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, सेम हो रहा है, एक समान हो रहा है, पर क्या अलग हो गया, तो ये अलग होने से, यानी गैस अलग होने से, बोल सकते हो पदार्थ अलग होने से, ये आपका क्या है बच्चों, अलग है, डिफरेंट है,
क्या अलग हो गया बच्चों? आपका ग्राम अणु भार अलग हो गया। अब अगर ग्राम अणु भार अलग है तो दिया गया भार भी अलग ही रहेगा। ठीक है, एक समान मोल या अणु की संख्या या आयतन के लिए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं चेक करूं तो देखो ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है बच्चों, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि मोल सेम है तो अणु की संख्या भी समान है, मोल एक समान है तो घेरा गया आयतन इस टीवी पर उस एक मोल गैस के द्वारा भी क्या है, एक समान है। क्या अलग है तो देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या अलग है। वो ये है कि जैसे ही गैस की प्रकृति बदली या बोल सकते हो पदार्थ की प्रकृति बदली तो उसका भार क्या हो रहा है, बदल रहा है। चेक करो। ठीक है, क्लियर है? आपको दूर से दिख रहा होगा, ये सारी चीजें दूर से ही दिख रहा होगा। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालें तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा देखो, यदि क्या हो जाए, मोल क्या हो जाए, सेम। देखो अब इतनी इंग्लिश तो आती है ना, तो मोल क्या हो जाए, समान हो जाए, मोल बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर मोल बराबर है तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी प्यारे बच्चों, अणुओं की संख्या यहाँ पर भी हर जगह पर हो गया तो ठीक है, कोई भी हुई को संख्या भी क्या हो जाएगी बच्चा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया मोल, ये हो गया अणु की संख्या। अब आते हैं नेक्स्ट। टाइम काफी जल्दी बीत रहा है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ा, कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो आयतन भी तो समान है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोलर आयतन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, मोलर आयतन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पर क्या बराबर नहीं होगा, यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। देखो ये बराबर लिखा था, ये बराबर लिखा था, यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ। क्या बराबर नहीं होगा, क्या इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो होगा भार। ठीक है, या बोल सकते हो आप ग्राम अणु भार। ये भार बटा अणु भार बटा, ये भाग का चिन्ह नहीं है ना, और है, ये मैं बता दूं, ये और है ना। ठीक है, और है, एंड है, जो बोलना एंड बोल लो, एंड और, ये ज़्यादा बेटर है, एंड और बोलते हैं इसको। ठीक है, नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बोल सकते हो कि जो अनुपात मोल का होगा, ये सारी बातें ना आपको दिमाग में रखनी है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जो अनुपात मोल का होता है या मोल का होगा, मोल की संख्या का होगा, जो लिखना लिख लो, वही अनुपात अणुओं की संख्या का होगा। वही अनुपात किसका होगा प्यारे बच्चों, मोलर आयतन का होगा। ठीक है, क्लियर? क्या नहीं होगा, तो वो अनुपात या वह अनुपात भार का नहीं होगा, वह अनुपात भार एंड ग्राम अणुभार का नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आप वही अनुपात मोलर आयतन लिख लो, या यहाँ पर आप एक चीज और जोड़ लो, एंड दिया गया आयतन ये आयतन का होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, मोलर आयतन नहीं, कभी कभी उससे कम ज्यादा भी तो आयतन हो सकता है ना यार। कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा एक मोल गैसीय पदार्थ की बात की जाए। भाई 2 मोल भी हो सकता है, 0.5 मोल भी हो सकता है, तो उसको मोलर आयतन थोड़ी बोलो। मोलर आयतन तो 1 मोल के लिए होता है बेटा। ठीक है, वो भी एसटीपी पर। ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर है। उदाहरण मैंने दे दिया, बहुत क्लियरली आपको समझा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, दिमाग खोलेंगे, दिमाग की बत्ती जरूर जलेगी। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आज के लास्ट टॉपिक में आते हैं। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक में आने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनना। अभी आपने मोल पढ़ा, अब मोल को आपने भार में भी दर्शाना सीखा है, मोल को आपने अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या में दर्शाना सीखा है, और यदि गैसीय पदार्थ हो जाए तो उसमें आपने मोल को आयतन में भी दर्शाना सीखा है। ठीक है, तो ये आपने दर्शाना सीखा है। परिवर्तित कैसे करते हैं, ठीक है, मोल से अगर आपको आयतन में जाना हो या आयतन को मोल में परिवर्तित करना हो, भार को मोल में लेके जाना हो या मोल से भार में वापस आना हो, या मोल में आपको पदार्थ की संख्या या पदार्थ की संख्या से मोल में आना हो, तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ज्ञात कैसे करोगे, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, किसी भी पदार्थ का 1 मोल,
बीच में मैं लिखूंगा किसी, एकदम ध्यान से सुनना है इसको, पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी पदार्थ का एक मोल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इधर मैं लिखूंगा बच्चों, इधर मैं लिखूंगा पदार्थ का आयतन, पदार्थ का दिया गया आयतन। ये मैंने मोलर आयतन नहीं बच्चों, गलती मत करना, मैंने बोला था मोलर आयतन तो एक मोल का गैस का आयतन होगा एसटीपी कंडीशन पर। ठीक है, आयतन कुछ भी हो सकता है ना, आयतन तो गैस का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, पर मोलर आयतन तो फिक्स है, कितना है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, तो बदलेंगे कैसे? पदार्थ का दिया गया आयतन, पदार्थ का दिया गया आयतन। ठीक है, पदार्थ का दिया गया आयतन। क्लियर? एक तरफ देखो पदार्थ का एक मोल हो गया, इधर आपने दिया गया आयतन लिख लिया, एक तरफ आप क्या लिखोगे? पदार्थ का दिया गया भार। पदार्थ का भार में भी तो अभी आपने पढ़ा है ना, तो भार भी तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना। दिया गया भार, पदार्थ का दिया गया भार, ये भी तो आपको लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है उसके मैं नीचे लिख रहा हूँ, वो लिखूंगा मैं, पदार्थ के कणों की संख्या। पदार्थ के कणों, पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या। क्लियर है यहाँ तक? पदार्थ के कणों की संख्या। ठीक है, तो देखो ये भी रहा मोल, मोल को आपने मोल को आपने भार में भी देख रखा है थोड़ी देर पहले, बस परिवर्तित करना सीख रहे हैं। मोल को आपने दिया गया आयतन और मोल को आपने पदार्थ की संख्या, कणों की संख्या। ठीक है, इसमें भी आपने देख रखा है, ये अपन अभी इनको रिलेट करने जा रहे हैं। तो मैं पहले तो एक पॉइंट यहाँ पे बस ये लिखूंगा बेटा कि आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है, आप कहीं भी खड़े हो, अगर आपको मोल में आना है, मोल में परिवर्तन करना है, मतलब समझो ऐसे कि पदार्थ का जो दिया गया आयतन है, पदार्थ का जो दिया गया आयतन है, ठीक है, उसको आप किस में बदलना चाह रहे हो बेटा? एरो देखना, एरो, एरो समझते हो ना, ये किसकी तरफ आ रहा है? मोल की तरफ। मतलब आपको कोई पदार्थ हो, उसका दिया गया आयतन, उसको आपको मोल में क्या करना है? परिवर्तित करना है। या पदार्थ का कोई एक भार दिया गया है, तत्व हो, अणु हो, सॉरी तत्व हो या यौगिक बात की बात हो, पदार्थ का यदि भार दिया गया उसको आपको किस में लेकर आना है? मोल में लेकर के आना है। या आपको पदार्थ के कणों की संख्या दे रखा है, उसको आपको किस में लेके आना है? मोल में लेके आना है। एरो देखना, मतलब कुल मिला के ये बोल रहे हो कि तीन रास्ते हैं आपके पास, या तो दिया गया भार से मोल में आने का एक रास्ता, ये देखो, या तो पदार्थ का दिया गया जो आयतन उससे मोल में आने का रास्ता, या तो पदार्थ की जो संख्या दी गई है, कणों की संख्या, ठीक है, पदार्थ के कणों की संख्या, उससे कहाँ आना आपको? मोल में आना। ये तीन रास्ते, मतलब कहीं से भी चलो, कहाँ घुस रहे हो? मोल में आ रहे हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा किसी भी रास्ते से, किसी भी रास्ते से अगर मोल में आना हो, मोल में वापस आना हो तो हमेशा, ये फिक्स एकदम याद कर लो, रट लो इसको एकदम, हमेशा। ठीक है, ध्यान में रखोगे, रटने की जरूरत नहीं, ध्यान में रखोगे ना तो आपको कभी गलती ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, मोल वोल निकालने वाला। और आज के डेट में क्या है यार, चिटपिटी क्वेश्चन आ रहे हैं, लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं, बस लड्डू का आपको सही ढंग से उठाना है। ठीक है, टुकड़े ना हो जाए लड्डू उठाते समय। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देख लो ना, 2019 का पेपर देख लो, 2020 का पेपर देख लो। ठीक है, मोल से क्या पूछा गया? मोल निकालना आता है, अणु की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगी, परमाणु की संख्या किसमें होगी। ठीक है, तो यही तो आता है आजकल। ये ज्यादा हुआ तो सीमांत अभिकर्मक आएगा, या आपको मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र निकालने के साथ तो हो ही नहीं सकता, या मोलरता मोललता, इससे ज्यादा नहीं होगा। अपन सब पढ़ेंगे, मजा आएगा अभी। ठीक है, तो किसी भी रास्ते से अगर मोल में वापस आना हो तो हमेशा भाग अब क्या होता है आपको पता है ना, ये वाला चिन्ह होता है, ये भाग, डिवीजन जिसको बोलते हैं ना, भाग का इस्तेमाल करते हैं, भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पर किससे भाग देंगे? तो क्लियर, जाहिर सी बात है यार, अगर आपको आयतन दिया है और आयतन को मोल में बदलना है तो मोलर आयतन से दोगे, तो पहली चीज कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। किससे भाग देंगे बेटा? तो मोलर आयतन से। बोलोगे सर कैसे पता चला? रे बेटा, आयतन को मोल में बदलना है तो ऑब्वियस सी बात है, आयतन को किसी आयतन वाले टर्म से ही तो भाग दोगे। तो आयतन को यदि मोल में लेके आना है तो मोलर आयतन से भाग दो, मतलब
1 मोल गैस के एसटीपी पर आयतन से भाग दोगे, यानी बोल सकते हो अर्थात बोल सकते हो कि हम भाग इसको देंगे किससे, 22.4 लीटर से। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से देखो अब इधर भार है, दिया गया भार है, अब दिए गए भार से आना है हमको कहाँ पर, मोल में, तो फिर से भाग देंगे और भाग देंगे तो किससे देंगे, तो सिंपल जाहिर सी बात है, यदि भार से मोल में आना है तो भार है तो हम क्या करेंगे, भार वाले टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या किससे भाग देंगे बताओ जल्दी से, ग्राम परमाणु भार से। कोई बच्चा बोलेगा उतावलापन हो रहा होगा, सर ग्राम अणु भार भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो ग्राम परमाणु भार जो है ना किसके लिए होगा, तत्व अगर है तो ये काम करेंगे, और अगर अणु है या क्या है बच्चों आपका, यौगिक है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो विषमांगी अणु मतलब यौगिक और समांगी अणु है, तो ऐसे कंडीशन में भी भाग ही दोगे ना यार, पर तरीका बदल जाएगा बोलने का, क्या बोलेंगे, ग्राम अणु भार, क्या बोलेंगे, ग्राम अणु भार। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब इधर आते हैं, पदार्थ का कुछ संख्या दे रखा है, ठीक है, मतलब दे रखा है 3.011 × 10⁻23 कण है किसी पदार्थ के, ठीक है, और उसको आपको मोल में लेके आना, तो मोल में घुसना है मतलब भाग तो देना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है, ये आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो भाई फंस जाओगे। ठीक है, उल्टा सीधा काम किए तो ये आप भाग तो दोगे, पर किससे, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कह रहे हो, पदार्थ के कणों की संख्या को बदल रहे हो मोल में, तो ऑब्वियसली भाग दोगे पदार्थ के कणों की संख्या से ही, पर कौन सा, 1 मोल की बात करोगे तो 1 मोल में कितना होता है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है, तो हम किससे भाग देंगे, Na से भाग देंगे। क्लियर है यहाँ तक, Na से भाग देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, Na से भाग देंगे, तो Na देखो, अब Na अणु है, Na परमाणु हो तो डिपेंड करता है ना, अगर तत्व है, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, Na क्या हो जाएगा, ये परमाणु हो जाएगा, Na परमाणु, और यही भाग देंगे Na अणु लिख करके, कब, यदि क्या हो जाए, वो यौगिक हो जाए, पर इतना बाइफरकेट नहीं करना, आपको ध्यान रखना कि Na से भाग देना था। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, कि इस रास्ते के लिए आपने जो मोल निकालने का तरीका सीखा है, इस रास्ते से जो आपने मोल निकालने का तरीका सीखा है, देखो तो मोल कैसे निकाले हो। अच्छा, मोल को दर्शाते किससे बेटा, सबको चिन्ह तो लिखो, ये है n, किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं मोल को। अच्छा, दिया गया आयतन को हम लिखेंगे v से। आप बोलोगे सर Vm क्यों नहीं लिखे, बेटा Vm नहीं लिखना है, Vm तो मोलर आयतन हो जाएगा, वो तो ये है आपका, ठीक है, ये v है दिया गया आयतन, ठीक है। अच्छा, ये दिया गया भार को हम जनरली W से लिखते हैं, M से लिखते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों की संख्या को मान लेते हैं कि हमने x से लिखा है, xn कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा। अगर आप इधर से मोल की संख्या देखोगे तो मोल कैसे निकालोगे, तो मोल कैसे निकले, देखो तो दिया गया भार को आपने क्या किया है, भाग दिया किससे, ग्राम परमाणु भार से, तो हम लिखेंगे W अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है, या लिख सकते हैं, और अगर अणु है तो लिख सकते हैं W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा ना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इस रास्ते की बात करूं बेटा, अगर मैं इस रास्ते की बात करूं तो मोल आपने कैसे निकाला है, तो मोल आपने निकाला कैसे, देखो तो पदार्थ की जो संख्या दी हुई थी उसको आपने किससे भाग दे दिया है, Na से भाग दे दिया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, पदार्थ की संख्या x और नीचे क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या Na। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इस रास्ते की बात करूं बेटा तो क्या हो जाएगा, मोल कैसे निकाला है बताओ तो, मोल कैसे निकाला आयतन के हिसाब से, तो जो दिया गया आयतन तो उसको अपने भाग किससे दिया है, 22.4 से, तो क्या हो जाएगा V अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर है यहाँ तक। V अपॉन Vm भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर देखोगे, चेक करोगे तो देखो, चाहे ये वाला भाग हो, चाहे ये वाला भाग हो, चाहे ये वाला भाग हो, तीनों में ही देखना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मोल, मोल और मोल, ठीक है। तो हम क्या एक रिलेशन लिख सकते हैं मोल निकालने के लिए, N इक्वल्स टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, कई लोग झूल जाएंगे इसमें कि सर मॉलिक्यूलर वेट ही क्यों लिखा है भाई, तत्व है तो परमाणु भार भी तो हो सकता है। अरे बेटा, वो इतनी कॉमन सेंस की बात है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इक्वल्स टू, दूसरा क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, और तीसरा क्या हो जाएगा, आयतन के अनुसार दिया गया आयतन बटा मोलर आयतन। मान आपको रखना है 22.4, इसका मान कितना रख लोगे, तो मान में क्या है यार, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। 22.4 लीटर, और अगर अब याद नहीं हुआ तो, और Na का मान कितना होता है आपको पता है ना, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट तो क्या होता है, मैंने बोला था ना कि
यौगिक बदलेगा या तत्व बदलेगा तो भार बदलना शुरू हो जाएगा, यानी परमाणु, ग्राम परमाणु भार हो या ग्राम अणु भार हो, फर्क नहीं पड़ता, बदलते ही रहेगा वो। ठीक है, चलो तो ये आप डब्बे में बंद कर लो कि हमको मोल कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं, देख लो। ये भार वाला रास्ता है, ये कणों, पदार्थ के कणों की संख्या वाला है, और ये आयतन वाला रास्ता है। ठीक है, अब आपको यूज तो कोई एक ही करना है ना, या तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना, भार के टर्म्स में क्वेश्चन है तो ये वाला, अगर पदार्थ के कणों की संख्या के अनुसार अगर हमको मोल निकालना है तो ये वाला, और अगर आयतन के अनुसार निकालना है तो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? से यस और नो, से यस और नो। यस, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बस थोड़ी देर में क्लास आपकी खत्म हो ही जाएगी, थोड़ा सा पार्ट और बचा है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं देख लूँ आगे क्या है। इंग्लिश वालों को हमने और क्या पढ़ाया है, हिंदी वालों को भी उतना ही पढ़ाना है भाई, बराबरी की ही करना अपने को। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान देना, 3 रास्ते तो हमने देख लिए। ठीक है, भार से मोल में आना, पदार्थ के कणों की संख्या से मोल में आना, और आयतन से मोल में आना। क्लियर कट यहाँ तक? क्लियर कट एकदम। अब मान लो कि उल्टा चले गए, तो मतलब अगर मोल से हमको जाना है कहाँ पर, आयतन, मोल को हमको कहाँ परिवर्तित करना है, आयतन में परिवर्तित करना है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं बेटा, उल्टा रास्ता चलना है तो उल्टा काम करो। अगर आपने यहाँ पे भाग दिया था तो उल्टा जाने में, यानी मोल से आयतन निकालने में क्या करोगे? गुना करोगे। किससे? किससे गुना करोगे? बुद्धि मत लगाना। ठीक है, बुद्धि मत लगाना, जिससे भाग दियो ना उसी से गुना करना है। 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब जब आप आयतन से मोल में आ रहे थे तो आप दिए गए आयतन को मोलर आयतन से भाग दिए, पर जब आप उल्टा जा रहे हो, मोल से आयतन निकालने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? मोल में, दिए गए मोल में, क्योंकि एरो देखना, मोल दिया है और आपको आयतन निकालना था, तो आप मोल में क्या करोगे? गुना कर दोगे उसी मोलर आयतन से। ठीक वही काम। अगर आप मोल से कहाँ जा रहे हो बच्चों? मोल से जा रहे हो भार की तरफ जा रहे हो, तो मोल से अगर भार की तरफ जा रहे हो तो यहाँ अगर भाग है तो यहाँ क्या करोगे? गुना करोगे। किससे गुना करोगे? तो गुना किससे करोगे यार? ग्राम परमाणु भार से या ग्राम अणु भार से, तो डिपेंड करता है। या और क्या हो सकता है? गुना करोगे किससे? ग्राम अणु भार से, ग्राम अणु भार से करोगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर कट? चलो आगे चलते हैं। अब उल्टा यहाँ देखो, अगर हमको मोल से कहाँ आना है बच्चों? अगर हमको, टाइम काफ़ी तेजी बीत रहा है, चलो कोई नहीं, 12 मिनट का और बचा लेक्चर, 12 से 13 मिनट, 12-15 मिनट। ठीक है, तो अगर हमको मोल से पदार्थ के कणों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करें? देखो, अगर पदार्थ के कण से हमको मोल में जाना था तो हमने भाग दिया था Na से। अब उल्टा है, मोल दिया है और हमको कहाँ आना है? पदार्थ के कण की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे? दिए गए मोल में हम गुना कर देंगे। यदि यहाँ पे भाग दिए हैं, यहाँ भाग दिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। किससे बेटा? Na से। अब Na अणु परमाणु देख लेना है क्वेश्चन में कि क्या है, तत्व है, क्या है, यौगिक है, क्या है। ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? चलो अब एक लास्ट, अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पर मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं इतना, ये बच्चों वाला। जी हाँ, बिल्कुल बच्चों वाला पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये सिखा रहा हूँ। आप चेक कर लो, जब से एनटीए आया है तब से पेपर आपका बहुत सिंपल सड़ा सा आता है। ठीक है, 2018 तक पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड हुआ करता था, तो वहाँ पे लोगों की हालत खराब होती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब तो क्या यार, अणु पूछता, परमाणु पूछता, कभी सीमांत विकर्मक पूछ लेगा, कभी मोलरता पूछ लेगा, कभी मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र पूछ लेगा। ठीक है, तो जिनको आता है, ठीक है, वो शांति से बैठें, लेक्चर सुने और क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जिनको नहीं आता ना बेटा वो सीखो। ठीक है, जिनको आता है ना वो अपनी होशियारी मत देना। ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई सबको एक साथ लेके चलूंगा। कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उसको भी हमको सिखाना है भाई। अब जिनको आता है भाई, टैलेंटेड हो, पर ध्यान रखना अगर आपके पास इतना ही टैलेंट था ना, अगर जिनको ऐसा लगता है कि सर ये क्या, ये बच्चों ऐसा पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चों वाला पाठ पढ़ा, तो मैं बता दूं बेटा, अगर आपके पास इतना ही टैलेंट अगर था तो आपके इस बार मार्क्स क्यों नहीं आए इतने जितने आपका सिलेक्शन हो जाता। हाँ देखो, जो 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर तक, 30 नंबर मार्जिन लूंगा, 30 नंबर से चुके हैं ना, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर जिनके मार्क्स 300 आ रहे हैं, है ना, 250 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो इनके लिए बोल रहा है। जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर सोचोगे उनके लिए बोल रहा है, सीखो यार। ठीक है, होशियारी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ों को सीखो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, चलो तो अगर मैं उदाहरण लूँ, कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, पूरे दिन इसी से लिखे हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब बोला है SO2 के, SO2 का
11.2 लीटर कितने मोल के बराबर होगा। तो सिंपल लॉजिक है, कितने मोल होंगे, ठीक है, SO2 के कितने मोल होंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, इतना क्यों लिखना, मैं सीधा लिखता हूँ ना, इसको चिन्हित करता हूँ ना n से। चलो, तो मोल्स ऑफ SO2 कितने होंगे इसमें, तो ये हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, देखो हमने क्या बोला था, मोल में हमको आना है, मोल निकालना नहीं, भाग देंगे, पहले मैंने दिया भाग। अब किससे भाग देंगे भाई, तो देखो जो आयतन है, जिस आयतन को, ये आयतन है ना, इस आयतन को आपको मोल में बदलना था, SO2 के इतने आयतन को मोल में बदलना था। अच्छा कहाँ पर, STP पर है ना, STP पर है ना, ये STP पर SO2 का 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, ठीक है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, तो मोल निकालना, क्या करेंगे, जो आयतन दिया उसको हम भाग देंगे किससे, मोलर आयतन से, 22.4 लीटर, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 मोल हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि SO2 का 128 ग्राम है, 128 ग्राम है, और मैं आपसे पूछूं कि मोल निकाल के बताओ SO2 कितने होते हैं, तो कैसे निकालोगे बेटा, तो SO2 के मोल्स हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो जो आपका भार दिया है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और चूंकि मोल निकालना है तो हम हमेशा भाग देंगे किससे, ग्राम अणुभार से। और बच्चे को पता है कि SO2 का भार कितना होता है, 64 होता है, तो ये हो गया आपका 2 मोल हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि SO2 के, हाँ SO2 के 3.011 इंटू 10 की पावर 22 अणु है, ठीक है, तो कितने मोल हो जाएंगे SO2 के, तो देखो अणु से चलना है, यानी एक बात तो तय हो गया कि भाग किससे देना है, एवोगैड्रो संख्या से, कितने को, 3.011 इंटू 10 की पावर 22। अब आप बताओ इस Na का मान आप पुट कर सकते हो ना, इस Na का मान कितना हो जाएगा बताओ, मैं इसको मिटा करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, इस Na का मान, इस Na का मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स चले गया है ना, 2 टाइम्स चले गया, और उसके बाद ये -1/2 यानी 0.05 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ये 0.05 ही आएगा, ठीक है। इंग्लिश में कैलकुलेशन गलती हो गया, माय गॉड ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये 2 नीचे आना था यार, ठीक है कोई बात नहीं, 0.05, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 2 पर चले गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक चलते रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया क्लियर, यहाँ तक आपका 0.05 मोल हो गया, ठीक है। चलो तो ये मोल निकालना सीख लिए, अब हम आते हैं, अब हम और क्या सीखेंगे बच्चों, अगर उल्टा काम है, अगर मोल दे रखा है, जैसे मान लो उल्टा काम भी तो आना चाहिए ना यार, गुना करते भी तो आना चाहिए ना, अगर 2 मोल दे रखा है, देखो ये अभी तक क्या था, आपने मोल निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, मोल निकाल रहे थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, मोल दिया है, और आपसे अगर पूछता है कि CO2 का 2 मोल है, तो आप बताओ कि CO2 का कितना ग्राम होगा, तो आप क्या करोगे ये बताओ, CO2 का कितना ग्राम होगा, यानी ग्राम अणुभार की बात, सॉरी ग्राम अणुभार नहीं, ये 2 मोल है ना, 1 मोल के लिए ग्राम अणुभार होता है, ठीक है ना, 2 मोल है, कोई बात नहीं। तो क्या करोगे, देखो जब हमारे पास भार दिया था और मोल निकालना था, तो हमने क्या किया था, भार को अणुभार से डिवाइड किया था, यहाँ पर क्या है, मोल दिया है, तो मोल दिया है तो हम क्या करेंगे, दिए गए मोल को उल्टा काम करो, हम भाग दिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे, तो इसके, किससे जल्दी बताओ, इसके अणुभार से, इसके किसके अणुभार से, अणुभार कितना होता है बताओ इसका, 44 होता है, तो 44 टू कितना हो जाएगा, 88 ग्राम हो जाएगा, 88 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, 88 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था बेटा, अणुभार से भाग दे रहे थे ना, यहाँ पर क्या करोगे, अणुभार से गुना करोगे, क्या दिक्कत है यार, अभी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाओगे फिर, ठीक है। अगर बोलता है 2 मोल ऑफ CO2 का 2 मोल है, और आपसे पूछा है इसमें आयतन पूछा STP पर आयतन घेरा गया आयतन CO2 का, तो कैसे निकालोगे ये, सिंपल सा लॉजिक है, देखो मोल दिया है और आपसे क्या पूछा, आयतन पूछा है, पीछे चलते हैं, तो आयतन दिया होता था और मोल पूछता था, मोल पूछता है तो मोलर आयतन से भाग देते हैं, और अगर
मोल पहले से देखिए, आयतन पूछा है तो क्या करोगे, दिए गए मोल को आप मोलर आयतन से, चूंकि यहाँ मोलर आयतन से भाग दिए थे, यहाँ पे मोलर आयतन से गुना करोगे। 22.4 लीटर यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 44.8 लीटर ऑफ CO2 कहाँ पर, STP पर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट और बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 मोल ऑफ CO2, 4 मिनट और बचा है कोई बात नहीं, 2 मोल ऑफ CO2 है, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें CO2 के अणु कितने होंगे, CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या, तो आप कैसे निकालोगे? चलो चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। करना क्या आपको पता है ना, अगर अणु की संख्या दी रहती है, ठीक है, और मोल निकालना होता है तो हम Na से भाग देते हैं, ठीक उल्टा काम। इस बार अणु की संख्या निकालनी और मोल दिया है तो हम क्या करेंगे, जो मोल दिया है ना उसको हम क्या करेंगे, वहां भाग दिए थे किससे, दिए गए अणु को एवोगैड्रो संख्या से भाग दिए तो मोल आया था, यहाँ पर भाग ना देके क्या करेंगे, उल्टा काम, गुना करेंगे किससे, एवोगैड्रो संख्या से, जिससे भाग दियो उसी से गुना भी कर, ठीक है। इतने अणु होंगे किसके, CO2 के। क्लियर है यहाँ तक? Na का मान पुट करना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो तो ये बेटा यहाँ तक आपका आज का थ्योरी खत्म होता है, बेसिक जितने मोल के थे वो हमने भाग खत्म कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, देखो इसके आगे सिंपल सा छोटी सी बात समझना है। यहाँ पर देखो स्क्रीन में आपके नीचे में अगर स्क्रॉल करूँ तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक DPP दी गई है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, DPP हो जाएगा, ठीक है। DPP इंग्लिश वालों को भी दी गई है, आपको भी दी गई है, हिंदी में भी दी गई है। आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को देखो, 16 क्वेश्चन, अगर आप इसको चेक करना आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको यहाँ से 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बेटा इसमें, 16 है, ठीक है, 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे आज की क्लास करने के बाद, पढ़ने के बाद आप इसको एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना है एक बार, हो सकता है 2 क्वेश्चन बने, हो सकता है 5 क्वेश्चन बने, हो सकता है 10 बने, हो सकता है 16 के 16 बन जाए, पर अगर पर आप ट्राई जरूर करना। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने तो पढ़ लिया, हमसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, 16 के 16 बनने चाहिए। मैं बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन बनाना इज ए डिफरेंट थिंग, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके से आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी, इस बात को समझो, ठीक है। तो अगर 2 क्वेश्चन बनता है, 4 क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं, इसलिए बैठे हैं कि हम कुछ नया सीखें, चीज़ों को सीखें, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना इज नॉट द सॉल्यूशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपकी थ्योरी अच्छी हो गई तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब नट सिलेबस इतना ही बोलूंगा कि आप क्लास करो आज की, ठीक है, थ्योरी पढ़ो पूरा और इसको सॉल्व करो। कल सबसे पहले मैं इस DPP को डिस्कस करूंगा, कल की क्लास में सबसे पहले DPP डिस्कस होगा और उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होगा, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके लाना है, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी, ठीक है। और टाइम तो हो ही चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1.5 आवर ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है बच्चों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ाई करें बेटा अच्छे से।